अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम और माह रमज़ान की भी आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद। आज पहला रोज़ा खैर व आफियत से उम्मीद करते हैं कि तमाम ने अफ्तार किया होगा और बड़ा ड्रामेटिक नाजरीन शायद ही हम रिकॉल कर पाएं कि रीसेंट हिस्ट्री में इतना ड्रामाई कोई संडे रहा हो और पहला रमज़ान का दिन भी रहा हो। आज के हवाले से पहला आगाज़ हम कर लेते हैं क्योंकि नो कॉन्फिडेंस वोट का जो मानना था और जो जहां से बात शुरू हुई वो असेंबली से थी क्योंकि काउंटिंग होनी थी और एक तरह से फिनाले था नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो कि रिक्विजिशन कराया गया था अपोजिशन की तरफ से। और ऐसे में नाजरीन वजीर आजम इमरान खान काफी दिन से पिछले हिंट करते हुए नजर आ रहे थे कि बावजूद इसके कि नंबर्स का तो जो पलड़ा है वो अपोजिशन की तरफ है, अपोजिशन बेंचेस की तरफ है, वाज़ेह तौर पर आज ये हमने देख भी लिया, लेकिन वो बार बार ये कह रहे थे कि एक सरप्राइज है और वो अपोजिशन को सरप्राइज देंगे और वोटिंग के दिन उनको सरप्राइज मिलेगा। आज नाजरीन वो बाकायदा तौर पर सरप्राइज आया हुआ जब डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली जनाब कासिम सूरी ने ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल असेंबली स्पीकर उन्होंने कहा कि उसको ये पूरी इस नो कॉन्फिडेंस वोट को सेट असाइड करते हैं क्योंकि ये जो पूरा मुसविदा है ये आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है और जो कि किसी भी पाकिस्तानी को ये मैंडेट करता है कि उसकी पाकिस्तान से जो मोहब्बत है वो लाजमी होनी चाहिए, पाकिस्तान से जो एक्सक्लूसिविटी है वो लाजमी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्योंकि समझा कि ये इसकी खिलाफ वर्जी है और इसके ताने बाने बैनुल अक़वामी सतह से जुड़ते हैं, तो साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी ने पहले बाकायदा खिताब पहले एड्रेस किया असेंबली को और उसके बाद उसी के हिसाब से ये जो रूलिंग है ये सेट असाइड करने की जनाब कासिम सूरी ने दी। ऑब्वियसली नाजरीन एक नेचुरल बात थी कि इसके बाद अपोजिशन जो है वो सरापा एहतजाज नजर आई, अपोजिशन के ऊपर खासा शोर बलबला किया और बाकायदा उन्होंने अपनी तरफ से एक मॉक सेशन भी किया जिसमें स्पीकर की कुर्सी पर जनाब अयाज सादिक जो कि साबिक स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, गुज़िश्ता दौर में रहे हैं, वो आकर विराजमान हुए और उन्होंने बाकायदा वोट काउंट किया, असेंबली की लाइट बंद कर दी गई। तो ये भी एक काफी ड्रामाई मंजर था नाजरीन जो कि अपोजिशन ने किया और इसका मकसद ये था कि ये दिखाया जाए कि वाकईतन उनके पास नंबर्स पूरे हैं और वाकई ये बात आज साबित हुई। फिर उसके बाद नाजरीन वजीर आजम इमरान खान ने आखिरी एड्रेस भी किया क्योंकि इसके फौरी बाद उन्होंने असेंबली तहलील कर दी और बाकायदा वजीर आजम इमरान खान ने सदर पाकिस्तान को असेंबली तहलील करने के लिए उन्होंने एडवाइस किया और उस एडवाइस पर फौरी अमल करते हुए सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी ने असेंबलीज को डिसॉल्व भी कर दिया। फिर जो आखिरी खिताब था जो इस पूरे अमल से पहले वजीर आजम इमरान खान का हुआ, क्योंकि अभी भी वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम हैं अंडर आर्टिकल 94 अगले 15 दिन के लिए, लेकिन इससे पहले जो उनका खिताब था उसके कुछ जो चीदा चीदा जुमले हैं वो पहले मुलाहिजा करें, फिर उसके बाद मुकम्मल गुफ्तगू पे वापस आते हैं और वहीं से फिर जो सुप्रीम कोर्ट का मामला हुआ, पाक फौज का भी बयान आया, फिर उसकी तरफ भी नजर डालेंगे, लेकिन पहले शॉर्ट ये सुनते चलें। तो जो स्पीकर ने आज जो अपनी अथॉरिटी, अपनी जो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज करके जो फैसला किया है, अब इसके बाद मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। जी नाजरीन, और फिर कुछ यूं हुआ कि इलेक्शंस का भी ऐलान, जैसे कि आपने अभी सुना, वजीर आजम इमरान खान ने बाकायदा असेंबलीज डिसॉल्व करने के बाद कर दिया और 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कहा कि इलेक्शंस का इनेकाद भी होगा। बाकायदा अपोजिशन को खत भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो लिखा जा रहा है इस हवाले से कि वो अपने प्रपोजिशन दें कि इंटरिम सेटअप के लिए इस पूरे 90 दिन के दौरान कौन लोग होने चाहिए और उनकी नजर में वो बात सामने रखें। लेकिन नाजरीन अपोजिशन कतन मानने को तैयार नहीं थी और अपोजिशन ने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ऐसे में नाजरीन संडे को हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे और उन्होंने बाकायदा फिर इस चीज का नोटिस लिया और अभी तक तो जो कार्रवाई है उसको मौखर किया गया है और कल इसको बाकायदा तौर पर इसको रिज्यूम किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को रिज्यूम किया जाएगा। इस पे अपोजिशन का जो अपना मौकफ है वो ये है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट ये पूरे फैसले को
सेट असाइड करें, असेंबलीज के डिसोल्यूशन को भी सेट असाइड करें और फ्रेश इलेक्शंस के कॉल को भी सेट असाइड करें, क्योंकि ऑपोजिशन के जो जराए हैं वो हमें ये बताते हैं कि ऑपोजिशन चाहते थे कि कोई 6-8 महीने उनको मिल जाए और ये जो पूरी कोalition पार्टीज हैं ये मिलकर कोई हुकूमत बनाएं और कुछ इस्लाहात करें, उन इस्लाहात के तहत इलेक्शंस हो। लेकिन नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बेहतर हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं उनमें भी ये चीज जो सेकंड फेज था नुमाया तौर पर नजर आई है। तो इसलिए हुक्मरान जमात यानी कि PTI ये चाहते हैं और वजीर आजम इमरान खान ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेंगे, यकीनन जो तमाम मामला है वो अब उनकी तरफ है। ऑल आइज ऑन द सुप्रीम कोर्ट नाजरीन। लेकिन आगे क्या होने जा रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। सियासी तौर पर दुनिया आ रहे हैं, एक तरफ अपोजिशन हुकूमत को कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों सामना नहीं किया नो कॉन्फिडेंस वोट का, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है, या फिर मैं कहूँ साबिक हुकूमत, वो अपोजिशन को, साबिक अपोजिशन को ये कह रहे हैं कि आप लोग फ्रेश इलेक्शंस ही तो चाहते थे, तो फ्रेश इलेक्शंस की तरफ क्यों भाग रहे हैं उसकी तरफ जाने से। तमाम उमूर पे बात करेंगे और मामले का कानूनी जायजा भी लेंगे। मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज में तशरीफ फरमाए सेनेटर पीर साबिर शाह, रिप्रेजेंटिंग द PMLN और बड़ी पर्टिनेंट आवाज़ हैं अपनी जमात के, साबिक वजीर आला भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, थैंक यू आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाजरीन, जनाब फैसल फरीद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कानूनी पूरी इस मामले पर राय के लिए और आपकी एक्सपर्टीज़ के लिए, लीगली हमारी रहनुमाई करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड फैसल साहब। और बजरिया स्काइप मेरे साथ गजाला सैफी साहिबा, साबिक मेंबर कौमी असेंबली, क्योंकि असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं, हमारे साथ स्काइप पर हैं। बहुत शुक्रिया आपका गजाला साहिबा, थैंक यू फॉर योर टाइम। बात का आगाज अगर मैं फैसल साहब आपसे करूं, क्योंकि ऑब्वियसली आप थोड़ी हमें सिमत दे पाएंगे। अब ऑपोजिशन, साबिक ऑपोजिशन वंस अगेन वो ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों ये राह इख्तियार की गई, और ये आर्टिकल 5 की जो खिलाफ वर्जी आप बता रहे हैं या जो हुकूमत ने बताई है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि आर्टिकल 5 की जो खिलाफ वर्जी है, क्या ये साबित किया है आपने कि वाकईतन जो ये पूरे वो जो लेटर था या जो मरासला था उसके तहत उसके ताने बाने ऑपोजिशन से जाकर मिले हैं, कोई पैसे, इंसेंटिव, ब्राइब, कोई इस तरह की चीज एस्टैब्लिश कर पाई है क्या हुकूमत, जिसकी वजह से आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी वाकईतन हुई है? देखिए इसमें जो डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग है जो आज इशू भी हुई है, उसमें उन्होंने तफसील से इस बात का जिक्र किया है कि कौन से वो अवामिल हैं जिनकी बिना के ऊपर ये इस फैसले के ऊपर पहुँचे हैं। उन्होंने उस कॉन्टेंट्स में और अपनी रूलिंग में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की उस मीटिंग का, जिसके बाद एक PID से प्रेस रिलीज़ भी इशू हुई, जिसमें और एक डमाचे जो है वो भी दिया गया है मुल्क के सफारत खाने को। ये चीज़ें जो हैं ये उन्होंने उसको बुनियाद बनाया है, और उसके बाद उन्होंने कुछ और चीज़ों भी उसके हवाले दिए, क्योंकि ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, लिहाजा हमें इसमें बड़े कॉशियसली ऑब्जर्वेशन या इस पर बात करनी होगी। आर्टिकल 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं सुनने वाले नाजरीन जो देखने वाले जो हैं उनके लिए बता दूं, वो आईन पाकिस्तान का एक बहुत अहम आर्टिकल है। उसमें वो ये कहते हैं कि रियासत के साथ वफादारी और आइन और कानून पे अमल दरामद, ये तमाम शहरियों और इदारों का ये बुनियादी फ़र्ज़ है, और जो शख्स पाकिस्तान में मौजूद हो उस पर भी ये इतलाक़ होता है। और ये जो आर्टिकल है स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फ़राइज़ से जो बुनियादी हकूक़ हैं उससे पहले है, यानी अगर आप बुनियादी हकूक़ मांगते हैं तो आपके लिए उससे पहले आइन पे अमल करना, कानून पे अमल करना और रियासत के साथ वफादारी का जो इजहार करना वो ज़रूरी है। आज जो जिस तरीके से हुकूमत ने इस मैटर को टैकल किया है, तो इसको एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि असम्बली के ऊपर ये एक चीज़ आई है, स्पीकर की रूलिंग जो है वो इस मामले पे आई है, और आर्टिकल 69 के तहत स्पीकर की जो रूलिंग है वो चैलेंज नहीं की जा सकती है। अभी 2 दिन पहले संजरानी साहब का जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था, उसमें जो चेयरमैन सेनेट थे उस वक़्त, उनकी जो रूलिंग है उसमें अदालत आलिया ने ये कहा कि हम वो 2 मेंबर जो है ICA जो है 2 मेंबर बेंच का फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने उसमें मुदाखलत नहीं की, और उन्होंने ये कहा कि ये सियासी मामला है, पार्लियामेंट का मामला है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे हल हो। नॉर्मली क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो कानून के साथ साथ वो एसेंशली यानी सियासी मामलात को भी तय करती है। करेक्ट। लिहाजा वो जो मामलात है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको बताता जाऊँ, इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स हम कहते हैं, यानी इसकी तफ्तीश होगी। अब जब ये तफ्तीश होगी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने, मैं बतौर कानूनदान और प्रैक्टिशनर ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने वो लेटर
NSC के मिनट के मीटिंग्स, और वो जो हुकूमत जैसा कि कह रही है कि वो ऑफिशियल मीटिंग थी अमेरिका में, उसके भी मिनट से वो सारे मामला जो है वो भी डिस्कस होंगे, और फिर उसके बाद जो है सारी पार्टीज़ को सुना जाएगा। और आज 7वां दिन है, आज अदालत ने इस पर कोई जो है मरूजी ऐसा हुक्म नहीं दिया, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जो साबिक हुकूमत है या उसकी कामयाबी हो गई, क्योंकि आज रात को 12 बजे वो 7वां दिन ख़त्म हो जाएगा, जो कि आइन के तहत ज़रूरी था। तो लिहाजा जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है वो उस पर आज अदालत ने भी ये ऑब्जर्व किया, मैं उस मौजूद था वहाँ पे, कि आर्टिकल 69 की मौजूदगी में हम जो हैं वो बड़े कॉशियस हैं और हम एक हद तक मुदाखलत करेंगे। मेला फिडी का यानी बदनीयती का इल्ज़ाम लगाया गया। बदनीयती जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, उसमें एविडेंस रिकॉर्ड होनी है। तो अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 184(3) सो मोटो प्रोसीडिंग में या कमीशन कायम करती है, या वो खुद इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स इन्वेस्टिगेशन करना चाहेगी, जैसे मेमो गेट में एक कमीशन बनाया गया और मेमो गेट में 3 रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उसकी प्रोसीडिंग की। तो आप देखते हैं कि कल जो है, मैं समझता हूँ कि कल तो शायद नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में ये मामला चलेगा। और इसके साथ जो एक मेजर डेवलपमेंट हुई है वो ये इलेक्शन की तरफ जाना, आई थिंक ये भी एक खुशाइंद फैसला है। अदालत सियासी मामला जो है अल्टीमेटली इलेक्शनों में सेटल होने हैं, लोगों के पास जाया जाए, लोगों की राय ली जाए और मुल्क को ट्रैक पर डाला जाए। इस वक्त मुल्क में सियासी हालात ठीक नहीं हैं, मुल्क अब मुआशी हालात ठीक नहीं हैं। हमें एक लोगों की मैंडेट से एक हुकूमत चाहिए जो कि रियासत को चला सके, मुल्क को चला सके, और किसी हम एक समत की तरफ गामजन हो सकें। इस वक्त ऐसे मामलात नहीं है। इलेक्शन मेरी नज़र में होना बहुत ज़रूरी है। राइट। और फैसल साहब, आपका ये ख्याल है कि ये तमाम तर मामला कतन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और जो सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन ने जिस वजह से रुख किया था मेलाफाइडी, जो कि आपने खुद भी बयान की, वो इसमें आपको लगता है कि नज़र नहीं आई है? देखिए, मेलाफाइडी तो अगर तो ये होता कि कोई एविडेंस नहीं है और हुकूमत के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मिनट्स हैं या जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें क्योंकि जो सिविल और मिलिट्री टॉप रॉस होती है, यानी पाकिस्तान की जो हाईएस्ट जो ओहदे हैं, ऑफिसेज हैं, उन पे मुश्तमिल की कमेटी होती है। तो उनका उसके बाद उनका ये प्रेस रिलीज आना जाहिर है वो सबकी मर्जी से आता है, और वहाँ पे ये जो मामलात आना, ये उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आई गॉट इट। यानी आप कह रहे हैं कि ये मेलाफाइडी इसमें इस वजह से नजर नहीं आ रही है। अच्छा, इस पे सेनेटर साबिर शाह, जाहिर है अभी जैसे फैसल साहब ने कहा, ये बात है कि हम इस पे कॉशियसली बात करेंगे क्योंकि मामला इस वक्त सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। लीगली स्पीकिंग तो ये बात है, लेकिन अगर मैं सियासी तौर पर आपसे पूछूं या आपसे अर्ज करूं, क्योंकि आपको पहले रोज से वजीर आजम इमरान खान कह रहे थे कि सरप्राइज मिलेगा, क्या सियासी तौर पर यह बात दुरुस्त नहीं है कि आपने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था? क्योंकि उसके बाद अपोजिशन ने भी, जिस तरह से हमने देखा कि आपने एक मॉक कार्रवाई चलाई कौमी असेंबली की, वो भी ऑब्वियसली बाय द बुक नहीं थी, वो भी आप लोग मोबाइल्स की रोशनी में और स्पीकर साहब की निशिस्त पर जाकर, अयाज सादिक साहब जो कि साबिक स्पीकर हैं, यकीनन काबिल एहतराम है, वो जाकर फिर बैठे। शुक्रिया जी मुन्ना, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने आज जो कुछ किया वो यकीनन एक सरप्राइज़ है, क्योंकि ख़ुद इमरान खान जो हैं वो आज जिस पोजीशन में हैं वो इस मुल्क के आईन ने उन्हें एक इस मुल्क के अवाम की अक्सरियत ने उनको इस मकाम पे वो लेके आए हैं। आज सरप्राइज़ तो इस बात का है कि आज वो उस अक्सरियत को, जो इस अक्सरियत ने उनको 4.25 साल इस मुल्क का वज़ीर आज़म के ओहदे पे एक प्रेस्टीजियस मकाम उनको दिया, एक आला ओहदे पे, और इस मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव के तौर पे उन्हें इस मुल्क की हुक्मरानी का शर्फ हासिल हुआ, और वो इसी ईवान की मेजॉरिटी के तुफैल था। आज सरप्राइज़ तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि वो जिस ईवान की अक्सरियत ने उन्हें ये इज्जत दी, और आज वही ईवान अगर उन पे अदम एतमाद करता है, उनका जो कंडक्ट रहा है या इस अरसे के अंदर वो उस एतमाद को जो कि उन पे किया गया, उस एतमाद को वो एतमाद जो है वो अब उनके पास रहा नहीं, तो आज तो उनको एक रिस्पेक्ट देना चाहिए था। एक अवामी अक्सरियत के, आपके इस ईवान की अक्सरियत को इन्होंने एक रिस्पेक्ट देना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह
बड़ी हैरान कुन बात है कि अमेरिका में किसी ऑफिशियल्स ने कोई बात कर दी और इस मुअज़्ज़ज़ ईवान की एक अक्सरियत जिसने आज साबित किया अपनी अक्सरियत को, आज हमने उनको आर्टिकल 5 के तहत उनकी हुब्बुल वतनी जो है उसको हमने बुनियाद बना दिया और उस हुब्बुल वतनी, चूंकि ये हुब्बुल वतन नहीं है, लिहाजा उन्होंने स्पीकर साहब जो है उन्होंने उस पर फैसला दे दिया। ये तो बड़ी हैरान कुन बात है, बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये आइन से गुजारिश ये है जी कि इस आइन ने हमें सब कुछ दिया है और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि एक ऐसी शख्सियात थी जिन्होंने इस मुल्क को आइन दिया, और बड़ी बड़ी शख्सियात थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, अहमद शाह नूरानी थे, उस वक्त यानी मैं क्या क्या नाम लूँ, वली खान साहब थे। ये बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनके सामने हम लोग बोने हैं। वो बहुत बड़ी कदावर शख्सियात थी और उन्होंने इस मुल्क को आइन दिया। और ये आइन इसलिए नहीं दिया कि हम इस आइन से खुलवाड़ करें, इसलिए नहीं दिया कि हम इस आइन को बागीचा अतफाल बना दें, इसलिए नहीं दिया कि हम अपने इक़्तिदार या अपनी ख्वाहिशात की तकमील जो है उसमें इस आइन का खिलवाड़ा करके हम इसको वो करें। देखिए, ये हम छोटे छोटे होते थे वो ना, तो बच्चे वो बंटीज खेला करते थे, तो उसका वो कहता है कि एक वो सुराख सा बना होता है जिसके अंदर वो स्कोर करते हैं। तो वो जब बच्चे खेलते होते थे तो एक शरारती बच्चा जो होता था, जो खुद तो नहीं खेलता था, वो आके उसमें पेशाब कर लेता था। वो सारे खिलाड़ी बेचारे इधर उधर खड़े हो जाते कि हम तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने वही, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि शरारती बच्चे का काम किया, वो तो यानी वजीर आज़म है पाकिस्तान अगर एक शख्सियत बनती है तो उसको तो इतना बचपना तो उसका नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या किया, आज पूरी कौम परेशान है कि वज़ीर आज़म साहब आपने ये क्या किया, इस आइन का इचारा इतना आपने इसको, इसके इस चेहरे को क्यों आपने। लेकिन सेनेटर साहब वो कहते हैं कि जो ये लेटर था या मरासला था उसमें 7 दफा जिक्र है नो कॉन्फिडेंस वोट का, तो इस वजह से इसके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। इस पे इसको अदालत में ले जाना चाहिए था, जो कि गया हुआ है। इस पे तहकीकात होनी चाहिए थी आपने। और इसमें जो हमारी मीटिंग हुई उस मीटिंग के अंदर ये कैटेगोरिकली कह देना चाहिए था कि ये इस ईवान के 192 थे या 93 जो मेंबर हैं ये इस मुल्क के वफादार नहीं है, लिहाजा वो इनका कोई हक नहीं। और वाकई अगर ये लोग इस मुल्क के वफादार नहीं हैं और गद्दारों के रमज़े ज़मरे में आते हैं तो उनकी तो बड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन क्या हम सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर इस पूरे ईवान की उस बड़ी अक्सरियत जिसने वज़ीर आज़म बनाया, आज हम उनको गद्दार बना रहे हैं। एक व्यू आ जाए, लेकिन इतना फरमा दें कि बड़ा जुल्म है। अभी तो ये जा चुका है मामला सुप्रीम कोर्ट। अभी फैसल साहब ये कह रहे हैं कि जाहिर है फिर लेटर भी उनके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा और ये मरासला भी दिखाया जाएगा, दीगर चीजों के साथ साथ एनएससी के मिनट्स भी सामने आएंगे। अगर उसमें भी ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हो जाती हैं कि कोई ताने बाने हैं, तो क्या आप फिर तस्लीम करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये चीजें एस्टेब्लिश हो जाएं कि ये आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है, तब आप मानेंगे कि ये सारे लोग जो थे वो आर्टिकल 5 की दरअसल खिलाफ वर्जी कर रहे थे और उनकी हुब्बुल वतनी पर सही लोगों ने सवालिया निशान लगाया था? सेनेटर साहब जी आपसे अर्ज है, अगर ये एस्टेब्लिश कर देती है सुप्रीम कोर्ट कि ये जो लेटर है ये सही है, ये मरासले में जो बातें की गई हैं वो सही है, क्योंकि अब तो मामला चला गया है ना सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आप फिर मानेंगे कि वाकईतन इनकी हुब्बुल वतनी पे सवालिया निशान? गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ये बताया जाए कि ऐसी कोई मीटिंग जो कि अमेरिका के अंदर हुई है उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसमें हमारे ये 192 लोग जो हैं उसमें बैठे और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ साजिश की। अब ऐसी कोई चीज सामने लाते हैं तो यकीनन पूरी कौम कहेगी, ठीक है, पूरी कौम। लेकिन अगर तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और आपने सियासी नुमाइंदे जिनका जो क्रेडिबिलिटी जो होती है उनकी इस मुल्क से मोहब्बत है, यानी कि है, तो क्या इतना जालिमाना इक़दाम, क्या एक मुल्क का वजीर आजम इतना जालिम हो सकता है? या एक स्पीकर जो है वो सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए
इतनी बड़ी अक्सरियत को, यानी आप उनकी हुक्म वतनी को आप अवाम को आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे आपका फिर भी एतमाद है, अगर वो लोग एस्टेब्लिश कर देते हैं तो आपको यकीन होगा कि वाकईतन उनके ताने बाने उस लेटर से या मरासले से मिले हैं। मैं गजाला साहिबा की तरफ जाती हूँ। गजाला साहिबा, आपने सुनी है सारी बात और जाहिर है आप, मैं एक बात करता हूँ जी, ये तो शुरू से हमने कहा आप लाए, सबूत लाए, हम आपके साथ हैं, अपोजिशन आपके साथ है। अगर इस मुल्क के खिलाफ अगर कोई साजिश होती है, सबूत लाएं। जो हुब्बुल वतन ऑपोजिशन की तरफ से लोग हैं, अरकान हैं, वो आपका साथ देंगे फुल थ्रॉटल। तो ये बात वो कह रहे हैं कि आपने क्या एस्टैब्लिश कर लिया है कि वाकईतन अमेरिका से पैसे आए हैं और उसके ही तहत ये तमाम लोग फिर इन्होंने पार्टी बदली है या उसकी तरफ गए हैं नो कॉन्फिडेंस वोट की तरफ, चाहे आपके डिसिडेंट्स हो या आपके कोएलिशन फॉर्मर कोएलिशन पार्टनर्स हो। देखिए मोना, बहुत शुक्रिया, मैंने सबकी गुफ्तगू सुनी और मैं आज इस पूरी ये पिछले जितने अरसे से भी तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस चल रहा था उसका हिस्सा रही हूँ, मौजूद रही हूँ, ऑब्जर्वेशन करते रहे हैं, हम साइट पे थे। अब असल चीज़ ये है कि जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वो मरासले की बात हुई, जलसे में दिखाया गया, तो उन्होंने कहा जी एक पर्चा दिखा दिया है और उसकी कोई हकीकत नहीं है। तो जब उसकी डिटेल में गए और फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी वहाँ के जो अहम जो मेंबरान हैं जो कि बहुत अहम पोस्ट पे हैं, जैसे फैसल साहब ने भी कहा, तो जब उन्होंने इसको अपने क्लियरली बता दिया कि ये एक वाकई एक आपकी जो मुल्क की इंटेग्रिटी है उसके ऊपर धचका लगा है, तो उसके बाद ये ताने बाने इनके साथ वाकई जुड़ते हैं। वरना ये जो खरीदो फरोख्त का जो बाजार गर्म हुआ, जो इन्होंने मेंबरान को पैसे देके खरीदा और जिस तरह से इन्होंने फिर उनको सिंध हाउस में बंद किया, और फिर उसके बाद इन्होंने उसके बाद ये कि जो इनके ताल्लुकात छोटे छोटे आम मेंबरान के भी, जिनका ना किसी ऐसे फॉरेन अफेयर्स से कोई ताल्लुक था, ना किसी और वजह, ना वो कभी एम्बेसडर रहे थे, उन तक का जो ताना बाना जुड़ता है उन लोगों के साथ जो कि उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में थे और जिस मुल्क का जिक्र किया गया है, जहाँ का मरासला आया है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट, ये तो कोर्ट में पहले ही भी जमा हो चुका था। और ये जो फैसला आज का है, ये फैसला जो है ये ऐवान का फैसला है और ये पार्लियामान जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है और स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट हैज गॉट द सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक दैट डिसीजन। और ये डिसीजन जो है ये बिल्कुल आइन के खिलाफ नहीं है। हाँ, ये अलग बात है क्योंकि अब इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में बात कही है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाइसे इज्जत तो इफ्तिखार है और उनका जो वो पैनल बैठेगा और उसके अंदर तमाम वो चीज़ें जो हकीकत पर मबनी है वहाँ पर पेश की जाएंगी और यहाँ पर कोई ऐसी चीज अभाम नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई कहानी नहीं है। अच्छा गजाला साहिबा, आपसे ये अर्ज है कि आपने एक असद उमर साहब का कुछ रोज पहले इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था कि उनको पता है कि कैसे पैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, सारे सबूत और शवाहिद मौजूद हैं हुकूमत के पास, और उन्होंने कहा था ये वक्त आने पर बताएंगे भी। तो एक तो ये बताइएगा कि क्या आप सामने ला पाए, क्योंकि अभी तक हमने नहीं देखा कि वाकईतन आपने बताया हो कि किस चैनल से पैसे आए हैं, गड्डियां कहाँ छुपाई हैं। ऑब्वियसली तमाम तहकीकाती इदारे सारे हुकूमत के पास थे। जी देखिए, जो भी चीजें हैं वो अपने वक्त पर आया हो जाएंगी और जहां जहां उनको बताने की जरूरत है वहां होगी। बहुत सारी चीजें जो हैं वो मीडिया में नहीं डिस्कस होती, बहुत सारी चीजें जो हैं वो शायद कोर्ट में डिस्कस होंगी, बहुत सारी चीजें जो हैं वो अंदरून मीटिंग के अंदर जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं उसमें होगी। और ये क्लेम जो है कि जी इन्होंने पैसे लिए और पैसे लगे, ये क्लेम झूठा क्लेम नहीं है और इन सबको ये पता है। खरीदो फरोख्त जो इन्होंने की है उसके बारे में ये बिल्कुल क्लियर है और इनसे भी फिर अगर सवाल होगा तो फिर बताया जाएगा कि किस तरह से इन्होंने खरीदो फरोख्त की। तो ये बातें इस वक्त बालाए ताक रख के, इस वक्त जो आज का इजलास था और उसकी सैंक्टिटी पे जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो तो गोया ये गजाला साहिबा, मैं आपकी बात से डिसाइफर ये कर पाई हूँ कि आप तो एक तरह से खुश हैं कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है। नहीं, मैं इस मामले के ये तो देखिए ना, इनको अपनी तसल्ली भी करनी थी क्योंकि जब इनका पार्लियामान, एक तरफ तो पार्लियामान को ये सुप्रीम अथॉरिटी समझते हैं, दूसरी तरफ अगर पार्लियामान से कोई इनके खिलाफ बात आ जाती है
तो फिर ये कहीं और जाने की कोशिश करते हैं। तो इनकी तसल्ली के लिए जहां भी जा रहे हैं वो अपनी कोशिश कर लें, मगर जो हकीकत है वो अटल हकीकत है कि किस तरह से मरासला है वो एक हकीकत है, और पाकिस्तान की जो इंटरनल इश्यूज हैं उसके अंदर इंटरफेरेंस की बात है। और अगर इंटरनल इश्यूज के अंदर, इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर किसी भी गैर मुल्क की किसी भी तरह की अगर मुदाखलत होती है तो वो एक सवालिया निशान होता है, और उसको पूरी दुनिया के मुल्क जो हैं वो किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये तो देखिए ना, पाकिस्तान की एक अवाम है, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की आज पार्लियामेंट भी तहलील हो गई, जिसकी वजह से अभी आपने जो मेरा नाम लिया साकल, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तो देखिए ना, जो इस तरफ बैठे हुए थे उनकी भी पोजीशन खत्म हुई है, जो उस तरफ बैठे थे उनकी भी। मगर ये वाला फैसला जहां पे आपके जो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे थे पंजाब के, उन पे भी केसेस थे, जो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं उन पे भी केसेस थे। मतलब ये जो अब्बा और बेटे की भी कहानी थी, कौन सी ऐसी चीज थी जहां पे इन्होंने किसी किस्म की रुकावट रखी हो, किसी किस्म का कानून या किसी किस्म की। सही। अच्छा गजाला साहिबा, मैं लौटती हूँ इस नुक्ते की तरफ, ये काफी तवील बहस है, क्योंकि और जो वो जो केसेस हैं वो तो ऑलरेडी आप लोग कोर्ट्स लेकर गए थे ना। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, तकरीबन तमाम तर के हवाले से केसेस चल रहे हैं, बल्कि कोई जमानत मनसूखी की भी जो दरख्वास्त है वो साबिक हुकूमत ने, आई थिंक येस्टरडे उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी। तो फैसल साहब, एक तो ये कि केसेस तो चल ही रहे थे जिनके ऊपर अभी गजाला साहिबा इशारा कर रही हैं, साबिक अपोजिशन की तमाम लीडरशिप पर साबिक हुकूमत ने तमाम तर केसेस चलाए थे, तो वो तो ये कोर्ट ऑफ लॉ का काम है कि वो एस्टैब्लिश करें। और दूसरा आपसे ये अर्ज है कि आपने ये कहा शुरू में जो आपके रिमार्क्स के ये कतन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जहां तक नंबर्स का ताल्लुक है, जिसकी प्ली और जो है वो अपोजिशन वाले ले रहे हैं कि एक बड़ा सिंपल सा ये है कि जब हाउस की मेजॉरिटी या नंबर्स दूसरी तरफ चले गए हैं तो फिर तो जो कॉन्फिडेंस है वो चला गया, तो उसके बाद से तो फिर वन शुड स्टेप डाउन। इसको फिर आप इस पैराए में कैसे देखते हैं? ये तो एक बेसिक बात है। दो चीज़ें हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं। पहली तो मियां शहबाज शरीफ साहब की और मियां हमजा शहबाज की कल जमानत मनसूखी की दरख्वास्त जो है वो कल सवेरे जो है अदालत में लगी हुई है, और अदालत उस पर जो फैसला करेगी, और उसमें ये गालिबन ये जो उनका ये जिस पे आज डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, जिस चीज़ को बुनियाद बना के इसकी भी ग्राउंड दी गई है कि इसके ताने बाने बाहर से मिलते हैं, और वो जो ज़मानत की कंसेशन है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, और वो बैरूनी ताकतों का अलकार, ये उनकी ग्राउंड है। अब क्योंकि मामला भी वो भी अदालत के सामने आए तो बेहतर है कि अदालत पे कल उनके वकीला जो हैं वो FIA के वो करेंगे। दूसरी बात आपका सवाल जो है वो ये गालिबन रिलेटेड है कि नंबर्स और मेजॉरिटी। देखिए इशू ये है कि ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है आज की सियासत में। पीर साबर शाह साहब और गजाला साहबा ने 90s की सियासत, हम उसमें बड़े हुए हैं, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पहली हुकूमत 18 महीने की हुकूमत थी, उसमें भी जो है वो अदम एतमाद लाई गई, चांगा मांगा की एक सियासत हुई। देखिए वक्त के साथ मुआशरे, मुल्क और इसी तरह जो पॉलिटिकल जमातें हैं, दूसरे इदारे हैं, वो एडवांस होते हैं और वो आगे जाते हैं। ये एक इंतहाई जो है मैं समझता हूँ कि एक ऐसा काबिल एतराज़ जो है वो एक अमल शुरू किया गया कि पॉलिटिकल जमातों के लोगों को तोड़ा गया, चाहे पैसों के इल्ज़ाम तक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो सेडिशन, जो आप ये कह सकें उनको लालच दे दिया जाए, टिकट का भी लालच, वो भी तो रिश्वत ही होती है, या कोई और मामला कर लिया जाए। जिस तरह से स्पेशल सीट्स पे ये ख़वातीन थी जो कि बनाई गई थी कि जिस ख़वातीन का कोटा होगा और हर पार्टी जो है अपने वर्कर्स का जो है वो उनको वहाँ पे गया, जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया, ये एक काबिल अफसोस, काबिल नफरत बात है। एक माइनॉरिटी को आपने मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी किसी किस्म की मोरालिटी का ख्याल नहीं रखा, लीगैलिटी का ख्याल नहीं रखा। आपने पॉलिटिकल जमातों के से मुंतखब हुए लोग तोड़े, और एक वो जो क्लॉज आप ये दोनों पार्टीज़ ने ये डाली 14वीं तरमीम और बाद में 18वीं तरमीम के ज़रिए, उसके ऊपर जो है उसके बखिए उधेड़ दिए गए और फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म किया गया,
देखिए ये अच्छा फैसल साहब, आपसे ये अर्ज है कि देखें, आप जो बात फरमा रहे हैं वो तो आप डिसिडेंट्स के बारे में कह रहे हैं ना, जो मुनहरिफ अरकान, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, वो फ्लोर क्रॉसिंग के जुमरे में 63(1)(a) की खिलाफ वर्जी। लेकिन जो आपको पता है, मुनहरिफ अरकान की तो शायद जरूरत भी नहीं पड़ी है ऑपोजिशन को, क्योंकि उनके तो जो नंबर्स थे वो कोalition जमातों से ही पूरे हो गए थे, और वो तो आप भी खुद जो गवर्नमेंट के लोग थे और आप जैसे लीगल एक्सपर्ट्स, ये जो कोalition जमातों की जो जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं जी, ये इन्होंने कब ज्वाइन किया? ये इन्होंने फोर्थविथ किया, जब ऑन द आउटसेट जिसको कहते हैं कि स्टार्ट में किया, जब इन्होंने देखा कि जो नंबर हैं वो दूसरी तरफ चले गए और फिर इत्तेहादी जमातों ने अपने फैसले लिए। ठीक है, लेकिन क्या वो आजाद नहीं है अपने फैसले लेने में? आप आजाद हैं, इनको पहले दिन ये जो मुनहरिफ अरकान है, हाँ, इनको ओन करने की और सिंध हाउस में रखने की क्या जरूरत है? आज जिस तरह से सुबह भेड़ बकरियों की तरह वो लाए गए हैं, क्या वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसे मनाजर हैं जिन पे फख्र किया जा सके? यानी एक एक जो मुनहरिफ रुकन है उसके साथ 18-18 बंदे जो हैं सिंध से आए हैं, वो लेके आए हैं। देखिए ये कुछ इखलाकी पहलू होते हैं। सियासत जो है वो इखलाकियात की बुनियाद पर की जाती है। ये जो आप कह रहे हैं कि इत्तेहादी जमातें बिल्कुल आज़ाद हैं, इत्तेहादी जमातों के साथ ये सियासत की जाती पहले दिन। ये इत्तेहादी जमातें जो हैं ये दूसरी तरफ गई हैं, जो मुनहरिफ अरकान के ऊपर हुकूमत जो साबिक हुकूमत थी उसने एतराज़ किया कि हमारी पार्टी के, लिहाजा ये जो है एक खेल खेला गया। 90s की पॉलिटिक्स में दोबारा गए, जो कि मैं समझता हूँ बतौर कानूनदान और बतौर शहरी मैं इस पर बहुत मोतरज़ हूँ कि अगर आपने सियासत करनी है तो उसको पाक साफ तरीके से करें। उसके बाद जो मुल्क में जो एक इस वक्त हैजान पैदा हुआ, जो इस तरह से डी ट्रैक हो गया, मईशत का नुकसान हो रहा है, रोजमर्रा की जिंदगियां जो हैं वो बिल्कुल अटकी हुई हैं। लिहाजा मैं तो समझता हूं कि मेरी राय में नए इलेक्शन इस मुल्क की जरूरत है। नए इलेक्शन में चाहे नवाज लीग को मैंडेट मिलता है, पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिलता है, तहरीक इंसाफ को मिलता है, वो आए, अनाने हुकूमत संभालें और मुल्क को किसी बेहतर जो है उस तरफ जो है गामजन करें। इस वक्त जो है ये मामलात बहुत ही नागुफ्ताबे हैं और आम आवाम जो है वो चाहती है कि ये सेटलमेंट हो। प्राइमरीली इस सवाल पे फैसल साहब का एक पॉइंट था कि कोalition पार्टनर्स जो हैं वो मुनहरिफ अरकान को देख के, चूंकि उन्होंने अपना जो एक पलड़ा था चेंज हुई तो फिर वो चेंज हुए, तो इसलिए मुनहरिफ अरकान और वो फ्लोर क्रॉसिंग के जुमरे में, खैर ये बात इस जुमरे में भी आगे बढ़ाएंगे। और इलेक्शंस, क्या इलेक्शंस ही इनिशियली स्पीकिंग ऑपोजिशन या साबिक ऑपोजिशन की प्राइमरी डिमांड नहीं थी, तो अब उसको क्यों नहीं माना जा रहा? इसके ऊपर भी बात करेंगे आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन, नदियाँ पार पार करके, टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अफसानों में भी नहीं रही। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness. रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। मजीद बात को आगे बढ़ाते हुए, एक तो जो फ्लोर क्रॉसिंग या 63(1)(a) का इतलाक है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और सियासी तौर पर पीर साबिर शाह साहब आपकी तरफ, ये इलेक्शंस की जहां तक बात है, आप लोग इनिशियली तो यही चाहते थे कि इलेक्शंस हो जाएं, क्योंकि बात यह है कि आप लोग गालिबन कोई 10-11 पार्टीज आप इस पूरे इत्तेहाद में इकट्ठे हैं, फिर किसी भी तरह से हुकूमत बांटना, चाहे वो 6-8 महीने का ही सेटअप क्यों ना हो, उसमें कितनी दुश्वारियां आती और आपकी फिर आपस में क्या हम आहंगी या क्या फिर हार्मनी होती काम करने में? तो क्या बेहतर नहीं है एक कोई क्लियर मैंडेट मिले किसी को? देखें जी, तो शुरू से अपोजिशन ने उनसे कहा या आप इस्तीफ़ा दें, इलेक्शन जो है उनका ऐलान करें, और तीसरा पॉइंट उनका भी था कि 3 पॉइंट्स उन्होंने रखे इनके सामने। गुजारिश ये है कि
सियासी जमातें जो हैं वो कोई भी इलेक्शन से नहीं भागता। आज जो बुनियादी सवाल है, और आज जबकि आपका ये नुक्ता है कि देर हो गई मेहरबान आते आते, नहीं, मेहरबान की बात नहीं है, आपने कत्ल किया है लोगों के। आज इस हाउस में आज जो 198 के कितने लोग जो हैं, आज उस अक्सरियत का आपने इखलाकी और उनकी मॉरली उनका कत्ल किया है कि उनको आपने गद्दारों के कटहरे में खड़ा कर दिया। आपका मसला कहाँ है? आपका मसला है कि एक रियासत, अच्छा उस रियासत का नाम भी आपने ले लिया कि अमेरिका है। अमेरिका ने साजिश की है, आप हुकूमत हैं, रियासत टू रियासत एक प्रोटोकॉल है। अगर एक रियासत आपकी रियासत के खिलाफ साजिश कर रहा है और इतनी खतरनाक साजिश है, उस साजिश पे आपने क्या इक़दामात किए? आपने OIC की मीटिंग बुलाई, उसमें उनके नुमाइंदे को आके बिठा दिया। OIC के उनका कोई ताल्लुक भी नहीं था, आपने उनको यहाँ पे मीटिंग में बुला के उनको इज्जत और एहतराम दिया। क्या आप बतौर रियासत आपने अपना फर्ज पूरा किया? फिर अगर इतनी बड़ी साजिश हुई है, क्या आपने अमेरिका के एम्बेसडर को बुला के और इस बात पे कि भाई आप हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? उसके बाद आपने तीसरी जो चीज थी कि आपकी अपोजिशन और अमेरिकन के हुकूमत के साथ साजिश जहां पे हो रही है, उस साजिश को कौम के सामने रखें कि आपके पास एक स्पीकर जो है उसके हाथ में एक आर्टिकल है जो यहां अप्लाई नहीं हो रहा, वो तलवार आपके पास है और आप इतनी यानी एक जालिमाना अंदाज से उस तलवार को चलाते हैं कि इस मुल्क की जितनी यहाँ की अपोजिशन है, चूंकि वो आपकी मुखालिफ है, तो आपने एक तो उनका हक छीन लिया। आज हुक्मरानी का हक आप खो चुके हैं आपने, और ये हक जो था ये अपोजिशन का था। ये तो नहीं, एक इस अक्सरियत को आपने आईन इस बात में थोड़ा सा उनको ये जब राइट दे रहा है, ये एक्सप्लेन करें आपने ये हक उनसे क्यों छीना? अच्छा शाह साहब, ये थोड़ा सा ये बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। आपने कहा हुक्मरानी का हक खो चुके हैं, तो हुक्मरान तो अब नहीं है, हुकूमत तो चली गई, डिसॉल्व हो गई असेंबलीज। जी तो अब इलेक्शन आ जाए, आप लोगों को कोई क्लियर मैंडेट मिल जाए। हुक्मरानी का हक खो चुके हैं। आप चाहते थे कि वो जो 10 जमातें हैं उनको मिलता हुक्मरानी का हक? जिनको पार्लियामेंट में जिनकी अक्सरियत है, आज उनका हक है, उनको हक देना है, बजाय इसके कि आप कहते हैं ना खेड़ा ना खेडुण देवा, और आप कहते हैं मैं आखिरी बाल तक मैं गेंद तक मैं फाइट करूंगा, और आपने जनाब देखा कि मैं हार रहा हूं, तो आपने सारे वो चीजें उखाड़ के और आपने कहा कि बस खेल नहीं होगा। ये तो किसी तौर भी इखलाकी तौर पे भी मॉरली वो बात मैं बिल्कुल सेनेटर साहब आपने जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, वो आप लोग वैसे भी कोर्ट भी गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस भी लिया हुआ है इसी बात पर, लेकिन क्या आपको इलेक्शन सूट नहीं करते? मेरा तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट आपने क्यों ऐसी एक मिसाल कायम की कि जिसके लिए आज जो है उस सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना पड़ा? तो क्या आप ये नहीं समझते हैं कि आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन आज चूंकि जो आपका आईन है, उस आईन के साथ आज उसकी हुर्मत को पामाल किया जा रहा है, तो आज उसकी चाहिए तो ये था कि कस्टोडियन आप थे, आप इस आईन का दिफा करते। टेक्निकली ये कि आप तो आज हमें सुप्रीम कोर्ट जो है हमें जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को खुद आगे आना पड़ा। सही वो बिल्कुल तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिया, आप लोग भी गए, आपकी भी पिटीशंस हैं, लेकिन ये है कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस आपको सूट करते हैं कि नहीं करते? सूट करना दूसरी बात है, इलेक्शन से हम नहीं भागते। आई गॉट इट कि आपने ये इतना बड़ा जुर्म किया क्यों है? आप कह रहे हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अक्सरियत की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, आज फैसला होना था, आपने उस अक्सरियत से उसका हक छीना जो हक उसे आईन ने दिया था। तो अब यहां बात अब आर्टिकल 6 की होगी, आर्टिकल 5 पीछे रह गया, आज तो बात आर्टिकल 6 की होगी।
सही और हम ये बच्चों का खेल है ये कि हम आइन के साथ पावर में आके स्पीकर मेरा है तो मैं जो कुछ करना चाहूंगा मैं करता रहूं। सही। गजाला साहिबा, आपने सुना, आपने उनके ऊपर आर्टिकल 5 का जो स्पीकर थे उन्होंने वो लागू किया और ऑपोजिशन अब कह रहे हैं कि ये तो आर्टिकल 6 उससे भी संगीन। तो ये बताइएगा कि ये जो मेजोरिटी की जहां तक बात है, आपने सुना वो इलेक्शंस की तो बात अब वो कहते हैं पीछे रह गई है, गालिबन अब सारी ऑपोजिशन यही प्ली करेंगे और यही एक पूरा अपना नैरेटिव लेकर चलेंगे कि वो बात की बात है, पहले ये जो मेजोरिटी का हक छीना है पहले इसके ऊपर बात करेगी, एड्रेस करें, और वो भी संगीन इल्जामात लगाए हैं। संगीन इल्जामात में तो ये मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से बरी होंगे, क्योंकि अब ये कौम के आगे जवाब दे हैं और कौम जो है वो सब इनकी एक एक, अब कोई जमाना वो नहीं रहा कि ये छुपा ले चीजें, कोई चीज किसी से छुपी भी नहीं है और ये 70% जवानों का मुल्क है जो कि अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, जिनकी मुस्तकबिल की फिक्र पड़ी है उन्हें भी और हमें भी होनी चाहिए जो कि पॉलिटिक्स में लोग हैं। अगर आप लोगों ने सिर्फ इस बात की फिक्र की कि आप लोगों को कुर्सी मिल जाए और फिर उसके बाद आप उसका बेजा इस्तेमाल करें और आप बड़े बड़े इदारों को ख़त्म करें और इंसाफ का जो है वो तहवाला कर दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब आपने रुजू किया है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट एक आला अथॉरिटी है, वो भी आपको जवाब देगी और जो भी वो जवाब देगी वो आपको काबिल कबूल होना चाहिए। जहां तक रहा आप लोगों के आपके खिलाफ आपके शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे के खिलाफ जो कल केसेस हैं वो भी कल से हेयरिंग पे आ जाएंगे, तो वो जमानतें उनकी भी हो सकता है जब्त हो जाएं और बंद हो जाएं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पे आप नजरसानी कर लें। बेहतर यह है कि इलेक्शन की तरफ चलिए, अवाम की तरफ देखिए और अवाम फिर फैसला करें कि वो किसको अपना लीडर मानते हैं इसमें, ताकि कोई भी कोई इदारे उसमें इन्वॉल्व ना हो। आप चाह रहे थे कि आप लोग हुकूमत में आए, 3 महीने तक हुकूमत करें और उसके बाद लोगों को बताएं कि जी इंटरनेशनल मार्केट ही में प्राइसेस जो हैं वो तो इतनी हाई है, तो हमने अभी से आप लोगों ने कहना शुरू किया हुआ था, आपका अपना मैंडेट क्लियर नहीं था, लोग कंफ्यूज थे और पूरे पाकिस्तान में लोग जुबिलेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं जश्न? उनको तो रोना चाहिए, अफसरदा होना चाहिए और गली गली सोग मनना चाहिए। यहाँ तो कोई सोग नहीं मन रहा। पाकिस्तान के अवाम ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो और वो अपने नुमाइंदे चूज करें और इस दफा इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 से भी ज्यादा मेजॉरिटी। लेकिन गजाला साहिबा देखिए, ये ऑपोजिशन का एक और इसके ऊपर बात आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस आप इसलिए दरअसल फौरी तौर पर कराना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त आपको सूट करते हैं और ये जो एंटी वेस्ट एक नैरेटिव है, ये एक बड़ा आपको पता है पॉपुलर नैरेटिव है, चाहे किसी ने भी लिया हो ये अवाम में काफी ये मकबूल हो जाता है, हमारे अवाम उसको काफी बाय करते हैं। तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि ये डाई डाउन ना हो जाए मोमेंटम, इसलिए आप फौरी इलेक्शन चाहते हैं। देखिए, फौरी इलेक्शन नहीं, अगर असेंबलीज जो हैं वो तोड़ी जाती हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना होता है और 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होंगे। तो ये 90 दिन का एक है और उसमें होना होगा, इसमें कोई मेरी और तुम्हारी की बात नहीं है। अवाम से रुजू कीजिए, अवाम की तरफ जाइए और देखिए जो आपने लोटे खरीदे हैं उनके लिए लोग किस तरह के अपने सोच रखे हुए हैं और किस तरह का आपको रिएक्शन मिलता है इस वक्त डिफरेंट। ठीक है, राइट। एक आखिरी राउंड लगाते हैं। मैं शाह साहब से ये जो 63(1)A और फ्लोर क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी है इसका भी पूछना चाहती हूँ, लेकिन फैसल साहब उससे पहले आपकी टर्न, आप पहले ये फरमा दें कि कोई कानूनी नजीर और इस तरह की आती है हमारे सामने, पिछले टाइम्स में से कोई प्रेसिडेंस इस तरह का लीगली सेट है कि फौरी इलेक्शन के जरिए किसी भी पॉलिटिकल टर्मोइल का और केओस का हल निकाला जाए जैसे इस वक्त है? ये सैफुल्लाह केस एक बड़ा मशहूर केस है। जो रज़ी साहब की असेंबली जो है बरतरफ हो गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि क्योंकि अभी ये जो अमल है वो तो शायद आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, लेकिन क्योंकि नए इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं लिहाजा कौम जो है वो नया मैंडेट दे के, जिसको भी मैंडेट देती है जो अक्सरियत हासिल करता है इलेक्शन में, वो जो है आके हुकूमत करे। और ये उनका ये पहले भी जो है ये पाकिस्तान में हो चुका है और ये एक उसकी वजह ये है, देखिए उसकी वजह ये है कि ये सारे मामलात जो हैं इनके ऊपर आपको अल्टीमेटली जो अवाम जो हैं वो मुल्क की मुक्तदर हैं और वही मुल्क के मालिक हैं। वो किसको हक हुक्मरानी देते हैं, किसको हक हुक्मरानी नहीं देते, ये फैसला उनका है। लिहाजा जब भी कोई आप वेस्ट में भी देखिए जहाँ पे भी डेमोक्रेसीज हैं और वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, उसका फैसला इलेक्शन में होता है। यानी किसी किस्म का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल
लीगल क्राइसिस पैदा नहीं होने दिया जाता, वहाँ पे फॉरेन इलेक्शन हो जाते हैं। बहुत सारे ममालिक हैं वहाँ पे असेंबली की मुद्दत ही 3 साल है, वहाँ पे 4 साल है, तो वहाँ पे जो है कॉन्टीन्यूसली इलेक्शन होते हैं। इससे इलेक्शंस होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है। आज जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये सारा मामला शुरू किया गया, एक देखिए ये यकलख्त शुरू हुआ है, ये एकदम एक दिन हुआ उठ के उसकी कोई, क्योंकि अगस्त में मैक्सिमम जो अगर ये हुकूमत जैसे जा रही थी तो अगस्त में तो आखिरी साल था, तो वैसे ही ये इलेक्शन मोड में जा रहे थे। तो ये 3-4 महीने पहले करने की कोई बात हमें कोई अब तक अपोजिशन की तरफ से कोई लॉजिक नहीं दी गई ऐसी जिसको समझा जा सके कि भाई ये मामला क्या हो गया कि जो पिछले 3.25 साल आप जो हैं वो कुछ नहीं किया और एकदम आपने ये काम कर दिया जिससे सारा अपसेट हो गया। और हुकूमत ने आज जो है उसका एक जवाब दिया। लेकिन मेरा ख्याल में कि जैसे आपने पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सैफुल्लाह केस को इसको बिल्कुल मद्देनजर रखेगी जब इसका फैसला करते हुए कि क्या जब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो इलेक्शन में जाना मुनासिब है और क्या वो जो इलेक्शन की कॉल है, मेरा ख्याल में किसी भी शख्स और गैर जानबदार शख्स को इलेक्शन कराने पे कोई एतराज नहीं होगा। राइट सेनेटर साहब, ये जो अभी क्या हुआ अचानक, क्योंकि इससे ज्यादा महंगाई गुज़िश्ता साल रह चुकी है, कोविड भी था, बहुत सारे और इस किस्म के मुहर्रकात थे, तब क्यों नहीं आपकी इस तमाम जद्दोजहद में तेजी आई? मेरे ख्याल में ये तो शुरू से अपोजिशन जो है वो अपनी इस कोशिशों में लगी हुई थी और जब बिल्कुल ही पानी सर से ऊपर जाने लगा और यहाँ लोग जो हैं वो बिल्कुल फाकों पे बातें आने लगी और आपकी इकानमी आपसे कंट्रोल नहीं हुई, आपका मुल्क जो है वो दिवालियापन की तरफ जाने लगा और आपने जो पिछले लोगों को चोर 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 की आपने रट लगाई थी और उस हुकूमत वो जो उस दौर में उन्होंने कर्जे लिए जिन पे बड़ा इल्ज़ाम था, उससे 2 गुना कर्जे आपने ले लिए, ज़मीन पे कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन शाह साहब तो क्या 5 साल नहीं, मैं गुजारिश शहबाज शरीफ साहब ने भी तो कहा है कि ये आलमी महंगाई है और हमारे कंट्रोल से बाहर है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, उन्होंने इस बात पे कि हम पीछे उस मकाम तक चीज़ें उसको ले जाने में यकीनन वक्त लगेगा, लेकिन गुजारिश ये है कि एक अमल को रोकना भी तो होता है। आप कहाँ पे आज आया, इसहाक डार ने कहा कि हम डॉलर को 140 के सतह पे ले आएंगे, तो देखिए ना ये तो हमारी एक स्किल तो है। अच्छा, आपने कहा कि ये रोकने के लिए इस वक्त किया है नहीं, कि देखे ना अवाम पे जो बोझ पड़ रहा है, आप जाए नजीब जरा बाजारों में जाएं, अब इलाकों में जाएं, आप मुसीबत ये है साल सर ज्यादा महंगाई थी, मुसीबत ये है कि पोश इलाकों में हम रह रहे हैं, यहाँ पे लोगों को एहसास ही नहीं है कि यहाँ महंगाई कितनी है। दूसरी बात ये है कि आज सर फ्लोर क्रॉसिंग गलत है कि नहीं? इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात यह है कि इलेक्शन से हम नहीं भाग रहे, लेकिन इलेक्शन असम्बलियां तोड़ने का अख्तियार किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास अख्तियार नहीं है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ है। वो तो उन्होंने रद्द कर दिया ना। नहीं, उन्होंने रद्द किया, वो तो उन्होंने एक साजिश और ये एक आर्टिकल को गलत रंग दे के और लोगों को आपने गद्दार बना के और ये कहा कि हम गजाला साहिबा का एक बिल्कुल शॉर्ट सा कमेंट आ जाए, क्योंकि फिर मैं वाइंड अप भी करूं, तमाम तीनों की एक बारी एक फिर आ जाए। गजाला साहिबा, आपको पहले कह रही थी ऑपोजिशन, तब आप अगर मान लेते और आपने भी वही काम किया है जो उस वक्त आपको ऑपोजिशन कह रहे थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिक्विजिशन करने से पहले उन्होंने कहा था कि आप इलेक्शन कॉल कर दें, असेंबलीज डिसॉल्व कर दें, हम यहीं पर पीछे हटते हैं। देखिए, एक हुकूमत जो कि इलेक्टेड हुकूमत थी और जिसके पास एक मैंडेट था और जो विदाउट करप्शन अपना काम कर रही थी, 2 साल का कोविड भी जिसने सहा था, जिसने तमाम दुनिया के नंबर 2 कंट्री में जिसका शुमार होता है, जिसने कोविड को बहुत अच्छे तरीके से आगे किया, उस मुल्क के लिए आप उस हुकूमत को आप लोग डिरेल करना चाहते थे सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छा नहीं लग रहा था कि इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। सिर्फ आपके अच्छे ना लगने या आपके अपने ऑप्टिक्स को चेंज करने के लिए तो चीजें नहीं हो सकती थी ना। अवाम ने अपना फैसला दिया हुआ था, उनको अपना 5 साल पूरा करना था। आप लोगों ने मुसलसल पहले पीडीएम बनाई, पीडीएम बना के आपस में आप लोगों की उखाड़ पिछाड़ होती रही, मुसलसल ये तमाशा चलता रहा। इवेंचुअली फिर आप लोगों ने ये बैरूनी मुदाखलत के साथ मिलकर आपने ये तरीके अदम एतमाद पेश किया, जिसके ऊपर आपको जाहिरी बात है सवाल उठेगा और आपको रोका जाएगा ऐसी किसी भी मुदाखलत से जो कि बाहर की साजिश करके आप हुकूमत तोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी वैसे आपने ये फरमाया है गजाला साहिबा ने कि कुछ और मजीद शवाहिद भी हैं।